इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने बैटरी नहीं पढ़ी, पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, और पहला सेल था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? कॉपर जिंक सेल दिया था। बनाना आता है सबको? कैसे बनाएंगे? कॉपी में 2 कंटेनर लेंगे। जब हम 2 कंटेनर लेते हैं अलग अलग और उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताई थी 2 तरह की होती हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स और इनडायरेक्ट रेडॉक्स। ये कौन सा रेडॉक्स है? आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की। इनडायरेक्ट रिडॉक्स है। अगर एक ही कंटेनर में दोनों हम इलेक्ट्रोड लेंगे, कैथोड भी और एनोड भी, उसे हम क्या कहते हैं? अगर मैंने दोनों एक ही में लगा दिए तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स, एंड इट इज इनडायरेक्ट रिडॉक्स। इसमें क्या करते हैं? इस साइड हमने क्या रखा है? लेफ्ट साइड कौन सा कंटेनर है? जिंक, यानी कि एनोड। इस साइड है एनोड, इस साइड क्या है? कॉपर। कॉपर मतलब कैथोड। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, तो एनोड क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप करोगे तभी यहाँ पे रेडॉक्स होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन होगा? जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है उसको उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक सल्फेट। इस साइड क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये सेटअप है। और ये जो हमने एक और चीज बनाई है, जो ये इन्वर्टेड एक ग्लास रॉड बनाई है, इसका नाम क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? अगर अगर प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो ये है एनोड, ये है कैथोड। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा? तो जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो रिएक्शन क्या बनेगी? एनोड की। हम इसे एनोड की रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन बोलो जल्दी से। रिएक्शन। उसमें क्यों देखना पड़ रहा है? जब मैंने ऑक्सीडेशन का है, जिंक का ऑक्सीडेशन करवा, Zn gives बोलते हैं बेटा। Zn gives, Zn + 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये हमारी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा यहाँ पे? कॉपर +2। कॉपर +2 कहां से आया? कहां से आया कॉपर +2? कहां से आया कॉपर +2? कॉपर +2 कहां से आ रहा है? घूम के आ रहा है कहीं से। ये जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये वाला कॉपर +2, ये वाला कॉपर +2 इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और इसका हो जाएगा रिडक्शन, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सॉलिड यहां जाके क्या हो जाएगा? डिपॉजिट होता रहेगा। जिंक यहां से धीरे धीरे जिंक +2 में कन्वर्ट होता रहेगा, यानी कि ये वाली जो रॉड है वो धीरे धीरे छोटी होती रहेगी, ये वाली रॉड धीरे धीरे थिक होती रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड से किस साइड हो रहा है? एनोड से कैथोड। तो करंट का मूवमेंट क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन कैथोड टू एनोड। तो करंट जो हमारी चल रही है वो कैसे चल रही है? कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर यहां पे लगाया था जो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये पूरा सेल हो गया। सॉल्ट ब्रिज में हमने अगर अगर लगाया और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अगर अगर का तो कोई रोल है नहीं, ये तो जस्ट हमने पेस्ट बनाया है। ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है?
ये इस सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जिधर भी आयन की कमी होगी, जैसे आपने इसमें KCl लिया, KCl टूट जाएगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अगर कैटायन इधर कम है तो इधर आकर कंप्लीट कर देगा, अगर इधर कम है तो इधर आकर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, जो हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हमें ऐसा लेना है कि कैटायन और एनायन का साइज सेम हो, जिससे कि उनका जो मूवमेंट हो वो भी सेम हो। ऐसा नहीं ना कि कैटायन आपने छोटा ले लिया, फटाफट कैटायन आए जा रहा है, एनायन इतने धीरे से इतनी जल्दी नहीं आ रहा, तो न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई सेल की। सेल को हमें न्यूट्रल रखना है। गॉट इट? ये समझ में आ गया ये वाला सेल। अब इस सेल के बाद नेक्स्ट क्या है? सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेल हटा दूं? सेकंड है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन जब भी करेंगे किस बात का ध्यान रखेंगे? लोन का। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा और वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हमारा, अगर मैं जिंक कॉपर सेल की बात करूं तो जिंक लेफ्ट साइड रखेंगे क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हुआ था और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर था, ऑक्सीडेशन हो गया। फिर हमने ये सॉल्ट ब्रिज बनाया एंड देन कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू कॉपर। यहां पर फेज चेंज हो रहा है, इसीलिए आपने ये स्लांटिंग लाइन लगाई है जो क्या दिखाती है? फेज चेंज को दिखाती है। अगर मैं ये लिखूं बोथ आर एक्वस, दोनों की फेज सेम है, दोनों की फेज सेम है, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे कॉमा आएगा। ठीक है, कॉमा तब लगाना है जब फेज चेंज नहीं हो रही होगी, और स्लैश कब लगाना है? जब फेज चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर आपने सॉल्ट ब्रिज दिखाया कि हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है। उसके बाद आपने रिडक्शन कराया कॉपर +2 का, ये एक्वस से सॉलिड में गया, इसीलिए फेज चेंज को दिखाने के लिए यहां पे फिर से आपने स्लैश लगाया। इसका क्योंकि ये एक्वस है तो इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, C1 लिख देते हैं यहाँ पे, वो जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो आप यहाँ लिखोगे, और ये C2 यहाँ पे लिखोगे। इतना सब कुछ लिखोगे, फेज लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जिंक +2 की जगह ZnSO4 भी लिख सकते हैं, कॉपर +2 की जगह कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हैं, यहीं से तो आया है ये। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अगर आप कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हो तो उसको भी आप सेल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हो, लेकिन वो रिएक्शन में नहीं जाता क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, रिएक्शन में सिर्फ उसको लेना है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, जब हमने वो रिएक्शन लिखी थी तो हमने नेट सेल रिएक्शन नहीं लिखी थी, दोनों को जोड़ देंगे एनोड की और कैथोड की रिएक्शन को, तो सेल रिएक्शन आ जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसल आउट किए हैं वो क्या शो करेंगे? वो शो करेंगे एन की वैल्यू। अरे बोलते रहो नहीं तो सो जाओगे, है ना, मैं ही बोलती रहूंगी, आप नहीं बोलोगे तो सो जाओगे। आने लगी ना नींद? नहीं आ रही है? उसको आ रही है, थोड़ी देर में इधर भी ट्रांसफर हो जाएगी। नहीं आ रही? तो एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो कॉपर जिंक सेल था वहां पे एन की वैल्यू कितनी आई ऋषभ? उसमें देख रहा है, यहाँ पे करा चुकी ना, 2 आई थी। ठीक है, और इसकी जरूरत आपको कहां पड़ेगी? जब आप नर्स्ट इक्वेशन करोगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल, सॉरी, हम सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं पहले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जो इलेक्ट्रोड में और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए थे सेल के अंदर, आपने 2 इलेक्ट्रोड, पेज पलटने बंद करो, इधर देखो, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ, यहां पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ। जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, पूरे सेल का। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या होती है इक्वेशन? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है जो कोई सेल प्रोवाइड करता है। अगर आपको लिखा हो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसका मतलब हम ई नॉट सेल का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ वो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी थी? हाँ जी,
हाँ, 1 बार प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोलर। हाँ, मोलर कैपिटल एम। हाँ, मुझे लगा आप मोलर बोल रहे हो। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसी कॉन्सेंट्रेशन है ये, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। ठीक है, वो जो आपने कॉपर सल्फेट या जो जिंक सल्फेट लिया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन जब यूज करोगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आता है। जो ये वाली इक्वेशन होती है इसमें क्या रखते हैं, एसआरपी रखते हैं या एसओपी रखते हैं? एसआरपी रखते हैं। एसआरपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर क्वेश्चन में एसओपी दे रखा हो तो एसआरपी कैसे निकालेंगे? एसआरपी इज इक्वल टू माइनस एसओपी। ठीक है, और यहां पे हमेशा क्या रखना है, एसआरपी को रखना है। राइट, ये हो गया सेल पोटेंशियल। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शी। अच्छा, फोर्थ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किस काम आता है? हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम शी का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं इसको, इस पर लिखने के लिए आ गया तो आप कैसे लिखोगे, डायग्राम बनाओगे पहले तो, है ना। यहां पे आपने थ्रेड से एक प्लेटिनम लगा दिया, यहां क्या करी, हाइड्रोजन गैस बबल करी, 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस यहां पे एंटर करेगी और यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएगी इस प्लेटिनम पे। क्योंकि हम हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते तो हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, यानी कि प्लेटिनम लिया, उस पे हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कराया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया वो कौन सा लिया, कोई भी एसिड ले लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। स्टैंडर्ड लगा रहे हैं ना नाम के आगे, तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 बार प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस को यूज करके जब आप इलेक्ट्रोड बनाते हो, दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी ई नॉट वैल्यू 0 वोल्ट होती है। पोटेंशियल जो सेल पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 वोल्ट आएगी। अब इसकी वैल्यू क्योंकि 0 वोल्ट होती है तो इसको आप एज अ कैथोड एज वेल एज अ एनोड यूज कर सकते हो। आपको कैथोड दे रखा है, आपको सेल बनाना है, आप इसको एनोड की तरह यूज कर लो। आपको एनोड दे रखा है, आपको सेल बनाना, आप इसे कैथोड की तरह यूज कर लो। ठीक है, इसी तरह हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हमें सेल पोटेंशियल दे रखा है, हाइड्रोजन का हमें पता है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड का हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये इसका यूज होता है शी का। राइट, इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शायद यही कराया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हमने एलिमेंट को अरेंज किया है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। उसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0, अभी हमने बात करी। इससे ऊपर जितने भी हैं, सबसे टॉप पे कौन है, फ्लोरीन, सबसे नीचे कौन है, लिथियम। लिथियम की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। फ्लोरीन की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। तो जो ऊपर की तरफ है वो सारे पॉजिटिव हैं, जो नीचे की तरफ है वो सारे नेगेटिव हैं। अगर कैथोड और एनोड आपको गिवन नहीं है तो कैथोड कौन बनाएगा, जो पॉजिटिव वाले हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसी का ही रिडक्शन होगा, वही कैथोड बनाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड बनाएगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे अच्छा, इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो सबसे अच्छा क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है सबसे अच्छा, फ्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आप रिएक्टिविटी पता लगा सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, आप सेल पोटेंशियल पता लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन खोलो जल्दी से नोटबुक।
खोली नोटबुक, नस्ट इक्वेशन खुल गई। मैम रिवीजन करा दो, हम तो कॉपी रख लेंगे और हम ऐसे बैठ जाएंगे। चलो बोलो नस्ट इक्वेशन क्या होती है। आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी आप बताइए। हाँ आपको ही बोल रही हूँ। ई सेल is equal to E naught cell minus 2.303 RT प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम QB कहते हैं, QCB कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, सॉरी NF। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये नर्स्ट इक्वेशन है, ये हर एक टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये ऑल टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है। ठीक है, टेम्परेचर अगर 25 के अलावा कुछ और दिया तो आपने ये लगानी है। लेकिन अगर आपके पास R की वैल्यू तो पता ही है, R है कौन, वैसे कौन है R यहाँ पे, गैस कांस्टेंट, जूल में ले रहे हैं इसकी वैल्यू, इसलिए 8.314 ले रहे हैं। N की वैल्यू तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करती है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। F की वैल्यू क्या है, 96500 कूलाम है। टेम्परेचर आपने क्या लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन लिया है ना। इन सबको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगी इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये वाली जो रिएक्शन है हमारी वो कौन से टेम्परेचर पर एप्लीकेबल है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली। आपको जनरली यही रिएक्शन यूज करनी है, इसको याद कर लो। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कहां से निकालेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगी। पहले क्या आता है, आपको कोई इक्वेशन देगा, मान लो सेल रिएक्शन दे देगा, कैथोड की और एनोड की वैल्यू दे देगा, वहां से आप ई नॉट सेल निकाल लोगे। एन की वैल्यू आप रिएक्शन में से निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, आप ई सेल निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी पूरे सेल का नर्स्ट इक्वेशन लिखा। क्या आप सिंगल इलेक्ट्रोड का नर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो। सिंगल इलेक्ट्रोड का मान लो हमें कैथोड का लिखना है, तो कैथोड पर तो सॉरी हमें एनोड का लिखना है, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो जो हम वहां पे ई सेल निकालेंगे वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे, EOP इज इक्वल टू ई नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन N, वो रिएक्शन से आएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, इस केस में जो EOP होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो EOP घटेगा। ठीक है, अगर आपको कैथोड के लिए केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए, हाफ सेल के लिए, कैथोड के लिए क्या लिखना है, नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो वो क्या हो जाएगी, ERP इज इक्वल टू ई नॉट RP प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये 1 अपॉन आया था, हम इसको यहाँ पे प्लस कर दिया तो ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ERP इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो ERP बढ़ेगी। ठीक है, तो ये नर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका फिजिबिलिटी ऑफ सेल। कौन सा नंबर था ये, 6, आई थिंक 6 मैंने चीजें करा दी हैं, 7th। आप ये सारे फॉर्मूले की वही बना लेते, एक पेज ही बना लेते, फॉर्मूला शीट ही बना लेते, जैसे फर्स्ट चैप्टर में बनाई थी। खाली तो बैठे हो, यूटिलाइज कर लिया करो अपने सारे टाइम को, है ना, ये वापस नहीं आना है, ये टाइम जो चला गया वो जिंदगी का टाइम गया, बैठे हुए हो। नेक्स्ट है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, डेल्टा G नॉट क्या है यहाँ पे, फॉर्मूले तो बेटे मैं शुरू से ही लिखवा रही हूँ, आपने सारे फॉर्मूले लिख लेने थे ना एक शीट पे, लास्ट में फॉर्मूला शीट डाल के आप फॉर्मूले लिखते जाते, फॉर्मूला शीट बन जाती।
अब अलग से खुद बनानी पड़ेगी। वाई नॉट, बना लोगे। डेल्टा जी नॉट क्या है यहाँ पे? गिव्स फ्री एनर्जी। और क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी तो चलो आपको पता है। यूजफुल वर्क डन, है ना, इलेक्ट्रिक वर्क डन। वर्क डन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। डेल्टा जी की वैल्यू गिवन होगी या तो, या पूछेगा। एन आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एफ होता है 96500 कूलम, और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड से, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन से हम फिजिबिलिटी ऑफ सेल भी काउंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? फिजिबिलिटी ऑफ सेल का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये बताओ, फिजिबिलिटी ऑफ सेल का मतलब कि कोई सेल जो हम बना रहे हैं वो एक्चुअल में काम करेगा भी कि नहीं, वो फिजिबल है भी कि नहीं। आपने 2 इलेक्ट्रोड उठा के जोड़ दिया और आपने कह दिया कि मैंने तो सेल बना दिया, ऐसे थोड़ा ही। जब तक वो कोई ई सेल प्रोड्यूस ही ना करे तब तक उस सेल का कोई फायदा थोड़ा ही है। तो सेल वो होगा जो कि फिजिबल होगा, जो कि स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप काम करेगा। तो कैसे पता लगाएंगे स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी ऑफ सेल का? इस इक्वेशन से। बोलो बोलो, हाँ हाँ तो बोलो। ई सेल अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो सेल कैसा बनेगा? फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस, या फिर काम करेगा हमारा। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, हम यहीं से पता लगा लेंगे कि हमारा सेल काम करेगा या नहीं करेगा। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये नॉन फिजिबल सेल होगा। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 कब होती है? इक्विलिब्रियम पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इक्वेशन थी, अगर सेल इक्विलिब्रियम पर होगा तब नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? अगर सेल इक्विलिब्रियम पर होगा तो ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। इक्विलिब्रियम पर हम इसको केसी कहेंगे, क्यूसी को हम क्या कहेंगे? केसी कहेंगे। इस पर भी न्यूमेरिकल आपकी इन टेक्स्ट में भी है और बैक एक्सरसाइज में भी है, राइट। 9 नेक्स्ट क्या है? अब हमने हाफ पार्ट कर लिया इस वाले चैप्टर का, और नेक्स्ट हाफ पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले रेजिस्टेंस पढ़ा है आपने, है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए, यूनिट हो गई ओम, ठीक है। फिर आपने कंडक्टेंस पढ़ा है, इसको किससे शो करते हैं? कंडक्टेंस को कैपिटल जी से। क्या होता है? 1/r, यानी कि ओम इनवर्स। उसके बाद क्या पढ़ा है? नहीं, गिब्स भी डेल्टा जी, वो चेंज इन एनर्जी है ना। कंडक्टेंस के बाद और क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं? कप्पा से, ठीक है। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह जो कंडक्टेंस है 1/r है, तो कंडक्टिविटी 1/ρ होगा, रजिस्टिविटी के अपोजिट होगा, तो 1/ρ। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे कप्पा का? L/RA, यही होगा ना, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ठीक है। ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं, तो इसकी यूनिट दूसरी हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था? कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार पढ़ा है। जी इंटू जी स्टार, जी स्टार क्या है यहाँ पे? L/A, क्योंकि ये 1/r जो है इसको तो जी लिख दिया आपने, L/A को क्या लिख दिया? जी स्टार लिख दिया, दैट इज सेल कांस्टेंट। ये एक और फॉर्मूला आता है। इसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी, ये थी आपकी
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। अब हम किसकी बात करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी की। इसको हम लैम्डा एम से शो करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, सबकी यूनिट जरूर याद रखेंगे। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा नीचे? नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो यानी कि नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी में हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, मोलारिटी में हम मोल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या यूनिट होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट। यहां तक सारे फॉर्मूले हो गए और इनकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या था? अच्छा, लैम्डा एम और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का जो रेशो होता है वो आपको एन फैक्टर देता है। इसके बाद बात करेंगे डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है? अरे यहीं से बना लेते फॉर्मूला, यहीं से शुरू कर लेते, आधा पेज छोड़ के, अभी भी खाली बैठे हो। चलो, अगर आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया कुछ। डाइल्यूशन किया तो कप्पा पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा कप्पा। क्यों? नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए यहाँ पे? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। तो जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, कप्पा डिक्रीज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर लीटर में डिक्रीज हो गए। पर लीटर लिख लो, बिकॉज इट इज अ यूनिट फैक्टर। बस कर यार, इट इज यूनिट फैक्टर। उसके बाद कप्पा के बाद कौन है? मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर डाइल्यूशन करा तो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ा? ये इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? नंबर ऑफ आयन तो सेम ही रहे, नंबर ऑफ आयन तो सेम रहे, क्योंकि ये तो बल्क प्रॉपर्टी है। तो पूरे ये लीटर पे, इस पे डिपेंड नहीं करते कि पर लीटर में कितने आयन है। पहले भी 10 आयन थे, आपने इसके अंदर पानी मिला दिया, अभी भी 10 आयन है, लेकिन आयन की मोबिलिटी बढ़ गई। आयन का जो आयनिक इंटरफेरेंस था, एक दूसरे से जो टकराना था, वो कम हो गया। आयन एक दूसरे से दूर दूर हो गए तो वापस से जुड़ेंगे नहीं, उनका अट्रैक्शन कम हो गया। दैट्स वाई इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम एक ग्राफ की। ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैंने यहाँ पे दोनों का इकट्ठा बनाया है। मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में जब हम ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पीछे की तरफ ले जाते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलती है। क्या मिलती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? हाँ जी, ये वाला ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ये। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप पीछे की तरफ इसके ग्राफ को बढ़ाते हो तो ये कभी भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं देता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देता है, उसको आप कैलकुलेशन करते हो एक इक्वेशन से। उस इक्वेशन का नाम क्या है? डिबाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन, है ना। उसकी वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एम नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एम माइनस ए रूट सी। इधर नॉट है या इधर नॉट है? चेक करना, इधर है नॉट। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, ये कांस्टेंट है और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमने कहा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपको नहीं मिलती, तो डिबाय हकल वाली इक्वेशन से आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? कोलार्श लॉ यूज करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कोलार्श लॉ।
अपने नोट्स भी खोलते रहो, है ना, ऐसे सुन रहे हो जैसे तुम तो उसमें सुन रहे हो कि ऑन करके छोड़ दिया बोले जा रही है। अपने नोट्स भी खोलने हैं, देखना है हमने सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, और बताया भी करो ना बेटा। हाँ जी, कोलार्श लॉ हमें क्या बताता है? माइग्रेशन ऑफ आयंस के बारे में बताता है। और कैसे निकालते हैं, क्या कहता है ये कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी सॉल्यूशन की, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो आयन है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो अगर मैंने एक ये इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, क्योंकि हम वीक की बात कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे ये वाला साइन मैंने लगाया। मैंने एक एरो नहीं लगाया, सिंगल एरो नहीं लगाया, पूरा नहीं टूट रहा। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे A प्लस प्लस B माइनस। ठीक है, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है, इट इज ड्यू टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B। ये क्या है? ये आयन है, नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन, कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और हमें इससे क्या मिल जाएगा? पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये? इसके बाद अगला क्या एप्लीकेशन है कोलार्श लॉ का, कि ये हमें अल्फा के बारे में भी बताता है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगी इसकी वैल्यू? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा नॉट एम यहां से निकाल लेंगे, है ना। इसके बाद हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। क्या होता है ये? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वाली अल्फा की वैल्यू यहां पे रखेंगे, ठीक है, ये वाली चीज यहां पे रखेंगे तो क्या होगा? लैम्डा एम लैम्डा नॉट एम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बताना जरा। ये आता है क्या? मैंने गलत पुट कर दिया। ओके, अल्फा की जगह तो वैल्यू पुट करनी थी, ये स्क्वायर है और ये सी है यहाँ पे। अब ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा क्या? चेक करना एक बार, मुझे याद नहीं एक्चुअली सही से। यहां तो स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं, ये आ गया के ए। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले यहां पे हैं। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है फैराडे लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? कैथोड लगाया, एनोड लगाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है, आयंस में जो टूटे हैं, जो आयंस उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आयंस टूटे हैं, वो आयन क्या जाएंगे? अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पर जाएंगे और वहां जाके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएंगे। बस इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो कैथोड होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, एनोड आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन कैथोड पर ही रिडक्शन होगा और एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होगा, जैसे कि पहले बाकी सेल में होता आया है। फैराडेज लॉ क्या है? पहले वाला लॉ बताओ। जो डिपॉजिट होता है W, वो किसके बराबर होता है? ZIT के बराबर होता है। IT को हम Q भी लिख सकते हैं, ZQ, ये फॉर्मूला भी हो सकता है ना। Z की वैल्यू क्या होती है? E अपॉन 96500 इंटू IT। ठीक है, E क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट। कैसे निकालेंगे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से। E की वैल्यू निकालेंगे हम मोलर मास अपॉन एन फैक्टर से। एन फैक्टर एसिडिटी बेसिसिटी, यहां पर तो रेडॉक्स है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। सेकेंड लॉ, जब आपने 2, 3, 4 सेल को सीरीज में जोड़ दिया, है ना, तो क्या होगा? एक पर जितना इक्विवेलेंट
डिपॉजिट होगा इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, है ना। इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी डी, जितने भी आपने जोड़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन ई ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन ई बी डब्ल्यू सी अपॉन ई सी। ठीक है, यही है थर्ड सेकेंड लॉ। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया मैंने और NaCl का। ठीक है, अगर आप NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पर कौन जाएगा, Cl2 गैस मिलेगी और एनोड पे सोडियम आपका डिपॉजिट हो जाएगा। Na+2 इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। NaCl एक्वस, कैथोड और एनोड, क्या होगा एक्वस में, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर Cl2 गैस, और यह Na कहाँ जाएगा, Na एज अ OH नेगेटिव ले लेगा वाटर से और एज अ बाई प्रोडक्ट बनाता है NaOH। ठीक है, इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का, आपको कराया था। कॉपर सल्फेट में एक बार लिया आपने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एक बार आपने लिया रिएक्टिव कॉपर इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव कॉपर वाली वो रिएक्शन है जो आप रिफाइनिंग में यूज करते हो, आपके पास इम्प्योर मेटल आई मेटलर्जी से, उसका आपने इलेक्ट्रोड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड और एनोड पे बताओ क्या है, मुझे क्योंकि ये याद नहीं है। कैथोड पे यहाँ कॉपर और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। याद रखेंगे कभी भी ऑक्सीजन गैस होगी वो एनोड पर ही जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉपर रेड, और यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉपर +2, यही मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या है, बैटरी। बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। कितने टाइप की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी होती है, प्राइमरी बैटरी, जो एक ही बार यूज होंगी उनको हम प्राइमरी कहेंगे, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी वो है जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी के एग्जांपल, ड्राई सेल, थोड़ा साइंटिफिक नाम बोला करो, पेंसिल सेल तो ठीक है, ड्राई सेल। और सेकेंड मरकरी सेल, दूसरा नाम क्या है इसका, बटन सेल। ड्राई सेल जैसे आपने बोला पेंसिल सेल हम यूज करते हैं टॉर्च में, बैटरीज में, सब में। मरकरी सेल, मरकरी सेल AAA भी तो, मरकरी सेल कहाँ यूज करते हैं, हीयरिंग एड्स में यूज करते हैं, है ना, रिमोट्स में भी यूज करते हैं जो गाड़ी के रिमोट होते हैं। और मरकरी सेल में एक और स्पेशल चीज लिखवाई है, याद करो, हाँ, लाइफ टाइम इसका क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन को देखते हो तो वहां पे कोई भी आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी जो लाइफ टाइम वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है। इसकी 1.35 वोल्ट के आसपास होती है, ये 1.5 वोल्ट के आसपास देता है। ठीक है, सेकेंडरी बैटरी में कौन कौन आएगा, लेड स्टोरेज आएगी, लेड स्टोरेज बैटरी जो कि ऑटोमोबाइल में यूज होती है ना, घरों में हम यूज करते हैं, इन्वर्टर में। और इसमें H2SO4 कब कंज्यूम होगा, जब ये डिस्चार्ज हो रही होगी, जब आप उसको यूज कर रहे होगे। जब आपके घर में लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर से लाइट आ रही है, तब H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। और जब लाइट आ रही है, आप इन्वर्टर यूज नहीं कर रहे, इन्वर्टर चार्ज खुद हो रहा है, तब H2SO4 फॉर्म होगा। ओवरऑल रिएक्शन में H2SO4 पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसका N फैक्टर 0 रहता है। ठीक है, कोई उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है, लेड का। दूसरी बैटरी यहां कौन सी आएगी सेकेंडरी में, निकिल कैडमियम बैटरी, हाँ, लिथियम कैडमियम, नहीं पोटेशियम नहीं है।
निकल कैडमियम बैटरी कैसी होती है? इको फ्रेंडली होती है, थोड़ी महंगी होती है ना, और ज़्यादा टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल कौन से होते हैं? जिसमें हम फ्यूल यूज़ करते हैं, कंबस्शन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हो, मिथेनॉल यूज़ कर सकते हो, और क्या यूज़ कर सकते हो? CH4 यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था ये? सबसे पहले नहीं, मतलब जो मेन अट्रैक्शन है इसका वो क्या है? अपोलो स्पेस प्रोग्राम, वहाँ पे यूज़ किया गया। जो वाटर यहाँ पर जनरेट हुआ उसको एज एस्ट्रोनॉट एज ए मतलब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसीलिए ये क्या है, मतलब कोई भी वेस्ट नहीं हो रही यहाँ पे चीज़। ठीक है, तो ये है हमारा फ्यूल सेल। इसके बाद हाइड्रोजन इकोनॉमी, आपको मैंने कहा था कि आप पढ़ लेंगे अपनी NCERT से। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, वो भी आपको पढ़ना है खुद। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। फटाफट से इसके न्यूमेरिकल देखो, अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो फिर मैं कराती हूँ। ठीक है।